Hi there, hope you are doing fine. अभी तक हमने पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे के 1 to 15 स्टैंजाज वीडियोस में कवर किए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर. आज हम स्टैंजाज 16 to 20 की लाइन बाय लाइन समरी करेंगे इन हिंदी. सो लेट्स बिगिन विद स्टैंजा 16. अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह पोएट ये एक तरीके का कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं गरीब और अमीर लोगों के बीच में, कि किस तरह गरीब लोगों को कभी चांस नहीं मिल पाता लाइफ में एंड वो कभी भी अमीर लोगों की तरह बड़े बड़े पोजीशंस पर नहीं पहुंच पाते. उसी आइडिया को स्टैंजा 16 में भी कैरी कर रहे हैं वो, और उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो लेट्स रीड. The applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. यहाँ पर वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. फर्स्ट लाइन में सेनेट. सेनेट एक समझ लीजिए जो मिनिस्टर्स वगैरह का जो ग्रुप होता है ना, कैबिनेट टाइप, वो होता है सेनेट. ठीक है, जिसको हिंदी में मंत्रिमंडल बोल देते हैं. सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड डिस्पाइस, इसका मतलब होता है पसंद ना करना. थर्ड लाइन स्कैटर मतलब फैला देना. प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में. अब इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं. पहली लाइन, द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सेनेट्स टू कमांड. जब आप किसी के बॉस होते हो तब आप उन्हें कमांड दे सकते हो, एक तरीके का हुक्म दे सकते हो. वो आपकी बात मानते भी हैं और आपके सही फैसलों की तारीफ़ यानी अपलॉज, तारीफ़ करते हैं, तालियां बजाते हैं. तो ये चीज़ यानी सेनेट जो मंत्री हैं वो आपकी बात मानकर आपके फैसलों पर तालियां बजा रहे हैं. सेकेंड लाइन, द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड ruin टू डिस्पाइज. लाइफ में आप हमेशा देखेंगे कि किसी ना किसी चीज़ का रिस्क लगा रहता है. हमेशा आपको एक तरीके का कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कोई दुख ना मिल जाए या फिर कुछ आप गवा ना बैठो. लेकिन ये डर भी उन लोगों का होता है जिनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं. लेकिन और ब्रेव किनको कहा जाता है, जो इन डरों को नज़रअंदाज कर दें, पसंद ना करें और अपना काम करते रहें. और टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, और एक मुस्कुराते हुए लैंड यानी खुश लोगों के बीच में बहुत सारे मात्रा में चीज़ें फैला देना, यानी हैप्पीनेस या फिर कोई भी वेल्थ बांट देना, फैला देना. एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आइज़, और अपनी खुद की हिस्ट्री हम अपने देश की आंखों में देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल, महात्मा गांधी एक इंसान ही तो थे हमारे देश के, लेकिन अगर हम नेशनल मूवमेंट के बारे में किसी भी हिस्ट्री बुक में पढ़ें हमारे नेशनल मूवमेंट के बारे में, तो वो गांधी जी की भी हिस्ट्री होती है. हम हमेशा गांधीयन एरा के हिसाब से पढ़ते हैं चीज़ें, और वो कब आए, कौन सी ईयर में वो इंडिया आए, कब उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया. इससे हमारा नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री भी डेवलप होती है. गांधी जी के साथ ही हमारे नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री डेवलप होती है. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं हर देश में जो कि अपने देश की हिस्ट्री लिखते हैं. तो ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हैं. अब इसका क्या मतलब है वो आगे के स्टैंजा में वो आइडिया बताया जाएगा. नाउ दिस इज स्टैंजा 17, पर इसकी फर्स्ट 3 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे तो हमें पिछले स्टैंजा से कनेक्शन समझ में आ जाएगा. यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि क्योंकि ये पोएम बहुत लंबी है और स्टैंजास का जो मीनिंग है वो एक स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा में भी जाता है, मतलब कनेक्टेड है आपस में मीनिंग और आइडियाज़. तो क्या होता है कि हम एक बार में एक स्टैंजा करते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये ठीक है चीज़ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हम अगला स्टैंजा नहीं करते. और क्योंकि ये लेकिन वीडियो है तो एक बार में एक स्टैंजा ले पाएंगे हम. तो क्या होता है, फ्लो टूट सकता है कि चीज़ों को कनेक्ट करने का. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आप अपने फ़ोन पर या किसी डिवाइस पर ये देख रहे हैं तो दूसरे टैब में, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है इस पोएम की, लेकिन आप दूसरे टैब में इस पूरी पोएम को खोल लीजिए ताकि आप साइमल्टेनियसली उस स्टैंजा के कनेक्शन को देख पाएंगे. जब आपको एक संग पोएम लिखी हुई दिखेगी तो आप वो कनेक्शन समझ पाएंगे. इट इज़ अ सजेशन. अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेट्स मूव अहेड. देयर लॉट फॉरबेड. ये 3 वर्ड्स से हमें पिछले वाले स्टैंजाज में जो एग्जाम्पल्स थे, जो बातें थी, उनका मीनिंग क्लियर होता है. पोएट कह रहे हैं कि देयर लॉट फॉरबेड, मतलब जो लॉट मतलब यानी जितना किसी के पास धन संपत्ति है, फॉरबेड मतलब रोक देना. तो क्योंकि गरीब लोगों के पास कुछ धन संपत्ति होती नहीं है, तो पिछली जो जितनी भी चीज़ें थी, तारीफ़ें और कुछ भी करने की क्षमता, हिस्ट्री बनाने की क्षमता,
ये सब उनकी लॉट ने फॉरबेड कर दिया, यानी उनकी पॉवर्टी ने रोक दिया उन्हें करने से, गरीब लोगों को करने से. ओके. Nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. अब यहाँ पे देखिए आइडिया थोड़ा चेंज हो रहा है. अब फर्स्ट लाइन के आधे पार्ट से पढ़ते हैं. Nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined. अभी तक तो हमने पढ़ा कि बेचारे गरीब लोगों को उनकी पॉवर्टी, उनकी गरीबी की वजह से क्या क्या नहीं मिल पाया, वो सब पोइट ने डिस्क्राइब किया और हमने पढ़ा. लेकिन अब पोइट बता रहे हैं कि चलो ठीक है, उस पॉवर्टी ने उनकी अच्छाइयों को दबा दिया, वो एक गलत बात हुई, लेकिन उनके क्राइम्स, गलत करने की क्षमता को भी दबा दिया. आप अगर सोसाइटी में देखेंगे कि लोग, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें भी बहुत देखने को मिलती हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्राइम्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं. वो ड्रग एडिक्शन, हर कोई नहीं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज का अब्यूज़ भी ज़्यादा होता है. इसलिए आप सुनते हैं कि किसी ने, अमीर लड़के ने जाके अपनी गाड़ी फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे चढ़ा दी, तो एक सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्राइम, क्रिमिनल एक टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है रिच लोगों में एक तरीके की. क्योंकि गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो वो कई चीज़ों को एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाते. उनकी लाइफ बड़ी सिंपल सीधी सादी होती है और उसमें भी एक तरीके का सुख होता है. गरीब लोगों को क्या, थर्ड लाइन, फॉरबेड टू वेड थ्रू स्लॉटर थ्रू अ थ्रोन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड. क्योंकि गरीब लोगों के पास कभी पैसा नहीं था तो कभी किसी राजपाट के लिए, किसी थ्रोन के लिए, राजगद्दी के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं करी. हम वॉर्स के ईयर्स याद रखते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो अमीर पावरफुल लोगों की लड़ाइयाँ थी जिसमें कि गरीब आदमी फालतू में पिसता था. और जो लास्ट लाइन का मतलब है कि इस सब खून खराबे में दया और किसी पे कृपा करने की कोई जगह ही नहीं थी. जो जितने भी दया के द्वार थे वो बंद कर दिए जाते थे. लेकिन ये सब गरीब लोगों को उनकी गरीबी ने बचा लिया ये सब करने से. ये पोएट इस स्टैंजा में कन्वे कर रहे हैं. लेट्स रीड स्टैंजा 18. द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम, और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड with incense kindled at the muse's flame. I know ये पोएम बहुत लंबी है और आप शायद अभी तक थक भी गए होंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो, लेकिन अब थोड़ा मज़ेदार पार्ट शुरू हो रहा है. अब आप इस स्टैंजा से समझ जाइए कि पोएट वो चीज़ें बता रहे हैं जो कि गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह से करने से बच गए. क्या क्या वो चीज़ें हैं? फर्स्ट टू लाइन्स, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेन्युअस शेम. पैंग्स का मतलब होता है दर्द, क्वेंच का मतलब होता है कि बुझाना, ऐसे प्यास बुझाते हैं वो. ब्लशेस मतलब शर्म से जो ब्लश करते हैं हम. इंजेन्युअस मीन्स जो कि इनोसेंट हो, बहुत सच्चा हो वो. जब आप एक पावरफुल इंसान होते हो तो आप बड़े बड़े काम करते हो. उन बड़े बड़े काम को करने में काफ़ी गड़बड़ें भी होती हैं और बहुत बहुत आपसे क्राइम्स भी हो जाते हैं. तब आपको गिल्ट भी आती है अंदर से, आपको लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, तो उस चीज़ का पेन भी फील होता है. लेकिन आपको उस सच को दबाना भी है तो वो और पेनफुल हो जाता है क्योंकि आप बता भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप एक पोजीशन पे बैठे हो. अब जो अंदर से जो शेम आ रही है, शर्म आ रही है जो कि सच्ची है, आपको लग रहा है कि आपने गलत किया, उसको भी आपको दबाना है, बुझाना है, नीचे रखना है. ये भी एक स्ट्रगल है. Last two lines, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. इन लाइन्स का बेसिकली मतलब ये है कि लग्जरी यानी ऐशो आराम, प्राइड यानी मान सम्मान नाम, इन सब के मंदिर में वो क्या, श्राइन मतलब मंदिर, इस सब में वो किसके ढेर लगा देते हैं? अगरबत्तियों के, जो कि भगवान के आगे जलाई जाती हैं. यानी कि जैसे भगवान के आगे पूजा की जाती है, दिया बाती किया जाता है, वैसे ये लोग किसके आगे दिया बाती करते हैं? ऐशो आराम, मान सम्मान नाम, इन सब के आगे करते हैं, इन्हीं सब के पीछे पड़े रहते हैं. नाउ स्टैंजा 19. Far from the meeting crowd's ignoble strife, their sober wishes never learn to stray. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो क्राउड होता है, क्राउड मेंटालिटी होती है कि एक ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, इमोरल चीज़ें करे जा रहे हैं. स्ट्राइफ मीन्स लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं. तो जो भीड़ होती है वो पागल हुई चली जा रही है,
और इमोरल चीज़ें करती है, अनैतिक चीज़ें करती है, उससे दूर कौन? गरीब लोग। उनकी सोबर विशेज़ ने, देयर मतलब यहाँ पे कौन है? गरीब लोग। उनकी जो सिंपल सादी विशेज़ थी, इच्छाएं थी, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि अपने जो पाथ है उससे उससे हटना कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने के सामने जो लिमिटेड चीज़ें थी वो उस पर ही चलते गए, जो सादी सच्ची चीज़ें थी उस पर ही चलते रहे, कभी क्राउड की बातों में नहीं आए। नेक्स्ट टू लाइन्स, अलॉन्ग द कूल सीक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे। लास्ट लाइन्स के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सीक्वेस्टर्ड मतलब होता है आइसोलेटेड, जिस चीज़ को अलग थलग कर दिया गया हो वो। वेल मतलब होता है वैली, जो दो माउंटेन्स के बीच में जगह होती है वो होता है वैली। टेनर मतलब समझ लीजिए टोन या तरीका। तो वो पोइट लास्ट लाइन्स में कह रहे हैं कि उनका जो अलग थलग आइसोलेटेड, जिस वो वैली में रहते थे, लाइफ की ज़िंदगी की जिस जगह पर रहते थे, जो कि सबसे अलग थी, कूल थी, ठंडी थी, मतलब उसमें कुछ भी झगड़े पचड़ेबाजी नहीं थी। गरीब लोगों ने बिल्कुल शांति से नॉइजलेसली जो उनकी लाइफ का वेज थे, तरीके थे, वो वैसे के वैसे ही रखे। अच्छा, तो जो ये फर्स्ट लाइन है स्टैंजा की, ये एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट की बहुत फेमस नॉवल का भी टाइटल है, जो कि उस नॉवलिस्ट ने यहीं से लिया था। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि वो नॉवलिस्ट कौन है और वो उनकी नॉवल का नाम क्या है। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 20। Yet even these bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स है। सेकेंड लाइन में देखिए, फ्रेल मतलब होता है वीक, कमज़ोर। मेमोरियल जो कि किसी की मेमोरी में खड़ा किया गई कोई इमारत या फिर कुछ भी छोटी सी कोई चीज़। इरेक्टेड मतलब खड़ा कर देना। नाय मतलब नियर। तो पोइट कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो अभी दफन हैं, उनकी बोन्स को इंसल्ट यानी बेइज्जती से बचाने के लिए एक ऐसे ही जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मेमोरियल नहीं है उसे बना दिया गया है। इरेक्ट मतलब खड़ा करना या बनाना, तो बना दिया गया है। वहीं पे नाय मतलब होता है नियर, पास में ही। नेक्स्ट टू लाइन्स, विद अनकूथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे उनके बारे में पोइट्री सुंदर सुंदर लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो अनएजुकेटेड और गरीब लोग हैं, तो उनके लिए जिन्होंने भी लिखा होगा वो भी अनएजुकेटेड और गरीब होंगे। तो ऐसे ही बहुत जो अच्छे राइम्स, अनकूथ मतलब जो बहुत टाइडी ना हो, शेप्ड ना हो अच्छे से, तो वैसी पोएम ऐसी मतलब लिख दी जल्दी जल्दी में किसी ने। और स्कल्पचर जिसकी बहुत अच्छी शेप भी नहीं है, ऐसे ही एक मूर्ति वहाँ पर लगा दी गई। डेक्ड मतलब वहाँ पे सजा देना या लगा देना। इम्प्लोज द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, इम्प्लोज मतलब भीख मांगना या मांगना कोई चीज़। तो वो ये सब जो चीज़ें थोड़ी बहुत लगा दी गई हैं, ये मांगती हैं कि कोई अगर गुजरे तो एटलीस्ट उन्हें, जो लोग दफन हैं वहाँ पर, उन्हें ऐसे साए से सांस छोड़ना होता है ना, कि हम कोई दुख में या फिर सोच में ऐसे ऐसे करते हैं, उसे साए बोलते हैं। तो एटलीस्ट साए देकर वो उनको श्रद्धांजलि दें, ट्रिब्यूट दें, इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ पर लगा दी गई हैं थोड़ी बहुत। तो ये थे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे के स्टैंजास 16 to 20। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ एडिशन कर सकती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फो कर सकती हूँ, कुछ रिकमेंडेशंस अगर आपको देनी है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो भी आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। And please like, share and subscribe this video this channel and goodbye and take care.